टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, इसमें फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और जितने भी आपके डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नई नई सीखेंगे। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं वो सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं और ये क्विक टेस्ट है, जल्दी से आपको 15 क्वेश्चन के आंसर सभी को दे रहे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूँ और आपके सामने ये फर्स्ट वाला जो है वो क्वेश्चन है कि माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। ये पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको जल्दी से समझ में ये आना चाहिए कि इसमें क्या गलती हो सकती है। अब देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या गलती है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना आता होगा। तो उसमें क्या है, ये आप देखिएगा, ये कंजंक्शन है और इससे पहले वाले पार्ट में जो सेट टू को चेंज किया जाता है। अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर आस्क्ड आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, आस्क्ड आ रहा है। और आस्क्ड में आपको पता है ना कब बदला जाता है, जब आपका कंजंक्शन यदि WH हो तो आपको आस्क्ड को यहाँ पर चेंज, जो सेट टू को चेंज किया जाता है आस्क्ड के अंदर। तो अब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आस्क्ड होता है तो जो कंजंक्शन होता है वो दैट नहीं होता। ये बात क्लियर है, यानी WH आस्क्ड होने पर कभी भी कंजंक्शन दैट नहीं होता है। या तो वो WH हो सकता है, या तो वो WH हो सकता है, जैसे हु हो सकता है, हाउ लॉन्ग हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, या फिर इफ हो सकता है, अंडरस्टैंड, या वेदर हो सकता है। तो इनमें से कंजंक्शन आ सकता है, लेकिन दैट नहीं आता, क्योंकि दैट सिंगुलर में आता है, नेगेटिव में आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में नहीं आता। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कभी आस्क्ड आ जाए तो यहां पर दैट नहीं लगाते, WH कोई भी कंजंक्शन यहां पर आ सकता है, लेकिन आएगा इफ, वेदर या फिर कोई WH वर्ड। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्सन ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। एक्सकर्सन लाइक पिकनिक। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यानी जो अध्यापक थे और उनके जो जो स्टूडेंट्स थे, हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्सन, वो पिकनिक के लिए गए थे ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन, उनकी जो छुट्टी थी ना समर वैकेशन की, वो वाली। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी कभी आप ये देखो, सबसे पहले ये देखा करो कि वर्ब से पहले वाला पार्ट क्या दे रखा है। इस पार्ट के अंदर ये है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में जो इसे जोड़ा गया है वो किससे जोड़ा गया बताओ, एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो जब भी कभी सब्जेक्ट में एज वेल एज आ जाए तो याद रखना, ये जो वर्ब है ना सर जी, ये वाली, ये हमेशा पहले वाले जो नाउन दे रखा है सब्जेक्ट में, जो एज वेल एज से जो पहले दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। अब ये बताइए, द टीचर एक सिंगुलर है और सिंगुलर होने पर मैं हैव नहीं, यहां पर मुझे हैज इस्तेमाल करना चाहिए। इज दैट क्लियर? डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं, आगे देखिए भैया, ये एक चीज और याद रखना, एज वेल एज से जब दो नाउन को जोड़ा जाता है ना, तो इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, नहीं, वो सिंगुलर ही, सब्जेक्ट को सिंगुलर ही जो है कंसीडर किया जाता है। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर का ये सवाल है कि द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब जो US है वो क्या है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं चाहता है। यहां पर क्या कुछ गलती आपको नजर आ रही है क्या? पहले हम थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं। ये मैंने आपको रूल बताए थे, दा वाले 3 चैप्टर हैं, तीनों को पढ़ लेना, कभी गलती नहीं हो सकती। आर्टिकल के मैंने तीनों स्पेशल मैंने करवा दिए। यहां पर देखो US आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने आपको बताया था कभी भी यूनाइटेड आ जाए, यूनियन आ जाए, किसी की भी फुल फॉर्म में, किसी भी कंट्री की फुल फॉर्म में यदि यूनाइटेड या यूनियन आ जाता है तो आपको उससे पहले दा लगाना होता है। तो देखो दा यहां पर लग रहा है, ये तो एकदम सही है। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है भैया, वो तो अकेला है ना, वो तो अकेला है। जब अकेला होगा, सिंगुलर होगा, तो डोंट नहीं, यहां पर डजंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डजंट आना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि US सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तभी हम यहां पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिएगा, ये बहुत अच्छा है, चौथे नंबर का। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स का मतलब होता है CHORE, चोर का मतलब होता है कोई काम काज। मतलब जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल लेडी थी और उसने अपनी जो स्टेप डॉटर थी, सौतेली जो बेटी थी, उससे घर के सारे काम जो है वो उसने करवाए। तो ये क्या सेंटेंस बिल्कुल सही है क्या? देखो, इस सेंटेंस को फाइंड करना गलती क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये देखो मैं आपको समझा देता हूं।
जब भी कभी मेड वर्ब इस्तेमाल होती है, तो आपको मेड के बारे में 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए। वो क्या? ये देखिएगा, मेड के बाद डायरेक्ट कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आएगी, तो वो बिना टू के आएगी, यानी बेयर इन्फिनिटिव आता है। सर जी दोबारा बोलना। यानी कभी भी मेक आ जाता है या मेड आ जाए, तो इसके बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब इस्तेमाल होगी, तो वो बेयर इन्फिनिटिव टाइप में होती है। अब सर जी एक चीज बताओ, इसमें तो 2 तरीके से गलती हो गई। एक तो देखो यहां पर इस वाले पार्ट में गलती हो गई है, तो क्या हम इसे सही कर सकते हैं? देखो मैं बता दूं, क्रूअल लेडी जो है वो जो सौतेली जो बेटी है ना सर जी, वो उसे काम कराने के लिए नहीं, उसे ऑर्डर दे रही है एक तरह से, वो कि इस काम को करो, घर के सारे काम काज हैं उन सबको तुम्हें करना है। तो वो क्या कर रही है बताओ? वो ऑर्डर दे रही है। तो ऑर्डर यदि आप मेड की जगह पर यदि आप ऑर्डर लगा देंगे, तो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं होगा, मात्र पहले वाले में एरर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यदि आप फिर भी अगर आपने इसके सेंस को नहीं पहचान पाया कि क्रूअल लेडी तो भैया ऑर्डर देगी ना, ऐसा तो नहीं बोल सकती कि आओ और काम कर लो। तो ऐसे में मैंने यहां पर पहचान लिया कि यहां पर ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और बाकी सही है, हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अरे आपने एक चीज नहीं देखा का? ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, ये पढ़ा है नहीं आपने? मेड वाला, ही मेड मी लाफ, ही मेड हिम सिंग, या फिर ऐसे सॉरी, आई मेड हिम सिंग, मैंने उससे गवाया। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो मेड हो या मेक हो, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। चलो काफी डिस्कशन हो गया इस सवाल के ऊपर, आगे देखिएगा। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। अब देखिए सर जी, इसको समझने में बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर सकते हैं। देखिएगा, पूरा पढ़िएगा। यू कैन ईट, आप खा सकते हो, एज मच एज यू लाइक, जितना तुम्हें पसंद है भैया उतना आप खा सकते हो। मतलब ये ऐसे समझो जैसे आप बुफे में गए, बुफे डिनर हो गया, बुफे में गए और आपको बोला गया कि यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, तो ये तो एकदम सही है। एट द न्यूली लॉन्च बार, उसने बोला है कि आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। किसमें? एट द न्यूली लॉन्च बार, जो अभी अभी जो खुला है ना, जो नया जो जो लॉन्च जो बार है, जो नया नया बार खुला है, उसमें आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। क्या ये सही है सर जी? क्या ये सही है? क्या मैं बताता हूं इसमें कितनी बड़ी मिस्टेक है, और वो आप समझिएगा। यहां पर लिख रहा है, देखिए लॉन्च बार, क्या लिख रहा है यहां पर? ये देखो, थोड़ा मैं जल्दी नहीं करूंगा तो समझ लो। लॉन्च बार है, आपको पता है लॉन्च मतलब होता है प्रारंभ करना। कोई भी चीज जो स्टार्ट हुई है उसे बोलते हैं लॉन्च। वो भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, वही वाली है। तो ये वर्ब है, और बार एक पता है ना नाउन होता है बियर बार होगा, वही मधुशाला, वही होता है बार। तो अब आपको बताओ, नाउन से पहले अगर कोई वर्ब आ जाए, तो आपने खूब पढ़ा होगा एडजेक्टिव बनाने का रूल। यदि नाउन से पहले अगर कोई वर्ब आ जाती है, तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसलिए लॉन्च को लॉन्च्ड करो, ईडी इसमें लगाओ, तो लॉन्च्ड बार होना चाहिए। सर जी बात क्लियर समझ में नहीं आई? अरे सर जी, आपको पता है ना, एक एक चीज आप बताओ, ये मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर लिख रहा है गुड बॉय, क्या लिख रहा है? गुड बॉय। तो ऐसे समझिएगा, ये देखो नाउन है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव का ये रूल है। तो वही वाली बात है कि बार एक नाउन है और लॉन्च एक वर्ब है। अगर नाउन से पहले कोई वर्ब आ जाती है फर्स्ट फॉर्म में, तो उसे ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म बनाते हैं। इज इट क्लियर? गो है तो वहां पर गॉन हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हर चीज में आप ईडी लगा दो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सी वाले पार्ट में गलत है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला बहुत अच्छा लगा होगा। तो 5 यहां पर हो चुकी हैं, और उसके बाद मैं आप सिनोनियम्स पर आ जाता हूं, और सिनोनियम्स भी बहुत बेहतर है। आप बस सपोर्ट करते जाओ और बोलते जाओ, गुरुजी अगला पार्ट लेके आओ, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस को मैं तैयार कर लूंगा। अब ये देखिएगा, एडवोकेट है, और एडवोकेट के बारे में आपको बताना है कि भैया एडवोकेट का मतलब क्या होता है, बताओ। एडवोकेट का मतलब होता है एक तरह से किसी को सहारा देना। क्या होता है उसका मतलब? वकालत करना, किसी का समर्थन करना, वही तो होता है एडवोकेट का काम। अरे इसका मतलब समझो, एडवोकेट क्या करता है बताओ? किसी की सपोर्ट करता है ना। कोई क्राइम हो गया, कोई केस हो गया, अदालत में चला गया, तो वो सामने वाले बंदे की क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो एडवोकेट का सिनोनिम हो जाता है सपोर्ट। अब बाकी जो बचे उनका आप देखो, एक इसमें लिख रहा है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? अरे वही मैं जैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? उच्चारण कर रहा हूं ना। एक और देखिए, एक है इसमें डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित कर देना। एक है इसमें प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो भैया एडवोकेट यहां पर सिनोनियम जो होगा वो सपोर्ट होगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता।
एक और देखिएगा बड़ी अच्छी यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो है प्रिएम्बल। क्या है इसमें? प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल क्या होता है सर? देखो प्रिएम्बल होता है एक तरह से उद्देश्य का, उसे बोल सकते हैं प्रस्तावना, कोई भूमिका है ऊपर ही ऊपर जो होती है ना, उसे बोलते हैं प्रिएम्बल। तो सर जी प्रिएम्बल का मतलब यहाँ पर सिनोनिम क्या हो सकता है? उसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन भी तो वही प्रस्तावना होती है, किसी चीज की इंट्रोडक्शन, शुरुआती चीज। अच्छा, तो इसका जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो अदर क्यों नहीं हो सकते? देखो मीडिएशन आपने खूब सुना होगा, मीडिएटर होते हैं। तो मीडिएशन का या फिर मीडिएट का मतलब क्या होता है? मीडिएशन होता है मध्यस्थता, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, और डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो सर ये जो बाकी तीन है ये तो बिल्कुल इससे मैच नहीं करती है। अब आपको 14 से 16 तक आपको ऑपोजिट बताना है। चलो, ये लिख रहा है वरी, तो सॉरी वेरी। वेरी की जगह, अच्छा वेरी का पहले तो मतलब समझो कि सर वेरी का मतलब क्या होता है। वेरी का मतलब होता है कोई भी पर्सन हो एकदम चौकन्ना रहता हो, सजग रहता हो, एकदम फुली एक्टिव। रात में अगर ड्यूटी लगी है आपका, सपोज करो वॉच कीपिंग की, तो जाहिर है आपको वेरी रहना पड़ेगा। वेरी WAR, वेरी मतलब सजग, एकदम चौकन्ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? इसका उल्टा हो जाएगा रैश। रैश का मतलब होता है एक तरह से उतावला, और एक तरह से अविवेकपूर्ण, मतलब जो हैरोवा हेंद्यो, मतलब उसे कोई चिंता ही नहीं है। कोई मतलब एक ड्यूटी अगर आपकी लगी है तो वो एक तरह से रैश, आप रैशनेस तरीके से आप अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। तो जाहिर है वेरी का उल्टा होता है रैश। वेरी समझ जाइए, वेरी का मतलब होता है एकदम सजग तरीके से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? रैश हो जाएगा। बाकी बचे हैं डेयरिंग। सर जी डेयरिंग क्या होता है? देखो डेयरिंग वही है जो आपको याद है, निडर, जो डरे ना। एक है इसमें एक और देखो, जो धीरे धीरे जो मैं सब चीजों को आपको क्या बताते जा रहा हूं, इनको एक दो बार आप रिवीजन करते जाइए। तो बाकी एक और क्या? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी पता है क्या आपको? थ्रिफ्टी जो कम खर्चा करता हो, अल्प व्ययी, ठीक है। एक और देखो, एक और स्पेलिंग है इसमें, कंसेंसियस। एक और स्पेलिंग क्या है देखो, कंसेंसियस। अच्छा सर जी कंसेंसियस का मतलब क्या होता है? कर्तव्य निष्ठा। क्या होता है? जो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करे, वही वेरी होता है, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदार उसे हम बोल सकते हैं। तो बाकी ये आप याद रखिएगा, इसका उल्टा बताना था। तो कंसेंसियस यहां पर आप याद रखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करे। आगे बढ़ जाइएगा, आगे आगे देखिएगा, जो भी धीरे धीरे मिल रहे हैं उन्हें आप याद कर दीजिए। आगे देखो एम्बिगुअस। अच्छा एम एम एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है सर जी? एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है पहले आप वो याद रखो। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो अस्पष्ट, जो बिल्कुल क्लियर ना हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर। अच्छा, एक है इसमें प्लेन, धरती प्लेन होती है ना। एक है सिंपल। सिंपल तो सबको पता हुआ, एकदम सिंपल है। क्या है? एकदम सिंपल है। कुछ वर्ड होते हैं इनके, आप हिंदी जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है। सिंपल सादा है ना, सिंपल, सिंपल लाइफ है, आसान। एक है इजी। इजी का मतलब वो भी आसान है, सुलभ है। चलो आगे बढ़ तो बी वाला इसका हो जाएगा। एक और देखिएगा, और भी आ गया। एक है इसमें एक्कुलेट। तो एक्कुलेट का मतलब क्या होता है सर? ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा है, देखो याद रखना। एक्कुलेट मतलब ऐसे बोलो, एप्रिशिएट करना, मतलब सराहना या शाबाशी देना। एक्कुलेट क्या है? एक्कुलेट। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेम, आरोप लगाना। तो पहले वाला ही इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। एक्कोलेड मतलब एप्रिशिएट करना, सराहना, शाबाश बेटा तूने जो काम किया है, पेपर को पास किया, नौकरी लगाई। उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेम हो जाएगा। बाकी और जो है उन्हें आप देखो, डेकोरेट पता है क्या? डेकोरेट जैसे, अरे वही सजाना, डेकोरेट अपने घरों को करते हैं डेकोरेशन। अच्छा एक और देखिएगा, धीरे धीरे इन चीजों को याद कर लीजिए। जैसे परमिएट, परमिएट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मटका होता है, उसके छेदों से जो पानी जो होता है वो क्या होता है? रिसता है, तो वो होता है परमिएट। एक है इसमें रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलता हो, मौन रहता हो एक तरह से, उसे बोलते हैं रेटिसेंट। है ना, तेरी तो रिट्टी पिट्टी सिट्टी बंद। तो रेटिसेंट मतलब होता है जो कम बोलता हो। चलो आगे बढ़ जाइएगा, तो फाइनली इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस ले रखे हैं, और इन सबके मैं आपको याद भी करवा दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर बड़ा ही अच्छा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सॉरी। अब देखिएगा, ये आपसे पूछा गया है टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है सर जी?
इसका मतलब होता है फिडल का मतलब होता है सारंगी। क्या होता है फिडल का मतलब? सारंगी। मतलब एक तो वो बजा ही रहा था, अब इसने दूसरी सारंगी भी बजा दी। मतलब टू प्ले सेकंड फिडल मतलब दूसरी सारंगी क्या है, वो बजा रहा है। प्ले मतलब यहाँ पर बजाना। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको एक सेंस निकल निकल के आ रहा होगा कि भाई वो जिस काम को कर रहा था उसको तो कर ही रहा है, उसके सिवाय उसके अलावा भी कोई काम कर रहा है। तो देखो, टू रिड्यूस द इंपोर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, वो अपने सीनियर की क्या इंपोर्टेंस को क्या कम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। अरे जब वो सेकंड फिडल को बजा रहा है तो भैया कुछ ना कुछ वो अच्छा ही काम कर रहा है, तो पहले वाला नहीं हो सकता। आगे देखो, टू डू बैक सीट ड्राइविंग, नहीं भाई इसका तो कोई मतलब नहीं है। टू बी हैप्पी चेयरफुल एंड हेल्दी, नहीं सेकंड फिडल यदि बजा रहा है ठीक है वो हैप्पी होगा, लेकिन उसका मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा टू टेक सबऑर्डिनेट रोल। उसने क्या है, अधीनस्थ यानी किसी के नीचे कोई रोल ले लिया कि चलो ठीक है मैं जो काम कर रहा हूं उसे तो कर ही रहा हूं, आपके नीचे जो भी काम काज और है एक्स्ट्रा उसे भी मैं कर रहा हूं। तो वो होता है टू प्ले सेकंड फिडल, यानी बी वाला राइट है। आगे देखो, मैरी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो, यानी मैरी ने डाइनिंग रूम की जो विंडो है उसको तोड़ दिया। एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट होम, जब उसके पिताजी घर पर आ गए तो अब क्या उसने फेस द म्यूजिक किया। अब सर जी ये क्या हो गया? म्यूजिक को फेस करना मतलब ये हो गया डांट फटकार सुनना। जाहिर है पापा आए और उन्होंने पूछा कि आपने विंडो का जो डाइनिंग रूम का विंडो है उसको तोड़ा, अब उसे डांटेंगे, वो जायज है। तो जायज है वो जो म्यूजिक निकलेगा पापा जी के मुंह से वो बेटी के खिलाफ निकलेगा, मतलब उन्हें वो डांटेंगे। तो इसका मतलब होता है एक तरह से डांटना। क्या होता है चलो इसे समझो, लिसन केयरफुली, नो आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नहीं यहां पर क्वेश्चंस का मतलब नहीं होता। लिसन टू म्यूजिक, नो एक्सेप्ट द पनिशमेंट, जाहिर है उसको पनिशमेंट मिलेगा भाई। फेस द म्यूजिक का ही मतलब समझ लीजिएगा, डीएम साहब आ गए और उसके नीचे कोई भी कांस्टेबल है या फिर कोई सब इंस्पेक्टर ऐसा कोई भी है, जाहिर है अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनको फेस द म्यूजिक होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाएगा तो फाइनली इसका डी वाला राइट है। आगे देखो, विलेजर्स ऑलवेज कॉल अ स्पेड, यानी जो विलेजर्स होते हैं वो हमेशा, अब इसका मतलब क्या होता है? एकदम हमेशा साफ साफ तौर पर एकदम क्या ना, साफ साफ बोलना, वही होता है। जो विलेजर्स होते हैं वो एकदम साफ साफ बोलते हैं, उन्हें मतलब ज्यादा ज्यादा वो सोच विचार नहीं करते। अगर उनसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि गांव के अंदर कोरोना है, तो सही बता रहा हूं वो अपने मन की बताएंगे, वो यही बोलेंगे एकदम, कॉल अ स्पेड, एकदम साफ साफ। देखो कितना समझने में, देखो अ स्पेड, एक बार से पेट नहीं भरा उन्होंने दोबारा बोल दिया अ स्पेड, मतलब एक बार और सच बोल दिया। तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है इनको। अब देखो, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ये एकदम सही, एकदम साफ साफ बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बोल देना। टू कॉल समवन स्पेड, नो टू स्पीक इल अबाउट, किसी के बारे में बुरा बोलना, नो टू स्पीक अबाउट स्पेड, ना ना ना, ए वाला राइट है। आगे देखेगा, आई एम आउट ऑफ माई बिट्स एंड देयर फोर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। आई एम आउट ऑफ माई बिट्स, देखो बिट माने होता है बुद्धि, वो कह रहा है कि भैया मैं अपनी बुद्धि से एकदम बाहर हो गया। आउट ऑफ माई बिट्स, आउट ऑफ ना, आउट ऑफ माई कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो गया, वैसे बोल रहा है आई एम आउट ऑफ माई बिट्स, यानी मैं अपनी बुद्धि के बिल्कुल एकदम परे हो गया, मतलब बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही है। एंड देयर फोर, और इसलिए कैन नॉट फाइंड अ वे, और इसलिए मुझे रास्ता नहीं मिला इस समस्या को सॉल्व करने का, तुरंत कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैं क्या हो गया, आउट ऑफ माई बिट्स हो गया था, मुझे ये रास्ता नहीं मिला। अब आप समझिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ। ग्रेटली कंफ्यूज्ड, नीचे पढ़ो, हेल्पलेस विदाउट पावर, नो टोटली इग्नोरेंट, नो नॉट इंटेलिजेंट, ना ना, इसका पहला सही है। ग्रेटली कंफ्यूज्ड, भैया वो कंफ्यूज हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या, जायज है ना, एकदम बुद्धि एकदम उसकी जो है काम करना बंद करेगी। तो फाइनली इसका जो ए वाला है वो एकदम सही है। आगे देखिएगा 21, वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, आई वॉज नॉट इवन इन द हाउस वेन इट हैपेंड। वो कह रहा है कि भैया आप मेरे गले पर क्यों कूद रहे हो, आई वॉज नॉट इवन इन द हाउस, मैं घर में नहीं था जब ये कांड हो गया। उसने बोला है कि आप मुझे क्यों डांट रहे हो, बार बार आप मुझे क्यों डांट रहे हो, जब ये कांड हुआ था तब मैं घर में नहीं था, तो आप मुझे क्यों डांट रहे हो, वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट। याद रखना मेरे गले पर, ऐसे समझो थ्रोट माने होता है गला, गले पर कूदना बार 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 बार, इसका मतलब भैया गले से पर तो वही कूदे या फिर गले से निकल रहा है दैत दनादन दैत दनादन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्कॉल्ड कर रहे हैं, किसी को डांट फटकार रहे हैं। तो वाई आर यू स्कॉल्डिंग मी, आप मुझे क्यों डांट रहे हो, तो इसका जो बी वाला वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी मेकिंग अ जोक नहीं होगा, एंड फोर्सिंग मी टू ईट, नो रनिंग अवे, ना ना ना, बी वाला एकदम सही है। ठीक है, तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 15 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे
उनमें से कमेंट करके बताना कितने स्टूडेंट्स ने 15/15 स्कोर किया। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं किया। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका अगला पार्ट आप अच्छे क्वेश्चंस को समावेश करके आप लेके आइएगा। चिंता मत करो, आप बस बोलते रहा करें, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके उन्हें आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आर्टिकल की 3 वीडियो उनको आप देखेंगे तो यार मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में जो उनसे बाहर चला गया हो। तो वीडियो की तीनों वीडियो हैं, वो 3 पार्ट है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।